हेलो एवरीवन। पिछले वाले पार्ट में हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा जारी की गई साइंस का ऑफिशियली मॉडल पेपर का 1 से लेकर 40 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन कर लिए थे। और आज के इस दूसरे पार्ट में हम लोग क्वेश्चन 41 से लेकर 80 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन करने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। तो जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 41 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। तो दोस्तों, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को जो घुमाने का काम जो है ना, ये किसके द्वारा की जाती है? तो ये गतिमान हवा के द्वारा की जाती है। तो क्वेश्चन 41 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, गतिमान हवा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 42 हमारा कहता है कि कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। तो क्वेश्चन 42 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, कांच की अवतल लेंस में वायु की शक्ति हमेशा ऋणात्मक होती है, यानी माइनस होती है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि निम्नलिखित में से विद्युत का सुचालक कौन सा है? ये दोस्तों पहला ऑप्शन में दिया गया है ओडीन, ग्रेफाइट, सल्फर और हीरा। तो ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो अपवाद में पड़ता है, जो विद्युत का सुचालक होता है। बाकी के सभी धातु विद्युत का कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक होते हैं। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि वक्ता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? देखिए, ऐसे सवाल जो है ना, मैट्रिक एग्जाम पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे सवालों को गलत करके चले आते हैं। देखिए, आपको मीटर और सेंटीमीटर को ध्यान रखते हुए ऐसे क्वेश्चनों का सलूशन करना है। वक्ता त्रिज्या यानी आर का जो मान दिया गया है वो 1 मीटर दिया गया है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी आपसे पूछा गया, नहीं एफ का मान पूछा गया है। तो आर बराबर क्या होता था? F/2 होता है ना, होता है बट F/2। तो एफ का मान तो 1 दिया गया है, तो 1 बटा यहाँ पे 2 लिखिएगा। लेकिन 1/2 लिखने से पहले आपका जो 1 है ये मीटर में दिया गया है। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए आपको 100 से उसमें गुना करना होगा, तो ये आपका 100 हो जाएगा। 100/2 यानी R/2 हो गया। इसे आप कटा दीजिएगा तो 50 दूनी 100, ये 50 मरतबे आपका कट जाएगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, जैसा कि ऑप्शन बी में देख पा रहे हैं। अतः क्वेश्चन का सही जवाब 50 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है। तो क्वेश्चन 45 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि इस प्रकार से कांच की प्लेट होती है, सघन माध्यम से जो प्रकाश की किरण आती है तो विरल माध्यम में जैसे प्रवेश होती है ना, तो ये अभिलंब से दूर भागती है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होता है, अभिलंब से दूर भागती है। इसके बाद में अगला सवाल करता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? काफ़ी सिंपल सवाल है। ऐसे क्वेश्चनों का सही जवाब जनित्र हो जाता है, यानी विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को विद्युत जनित्र या डायनेमो कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल करता है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा है? इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे ऊर्जा जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त हमें ऊर्जा होती है, उसे प्राकृतिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, या उसे पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी के सभी पारंपरिक स्रोत है ऊर्जा के। लेकिन पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोगैस ऊर्जा ये गैर पारंपरिक स्रोत है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि पारंपरिक स्रोत क्या हो जाएगा, तो कोयला हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। उसके बाद में क्वेश्चन 48 को देख लीजिए कि कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, तो निम्नलिखित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 48 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, विक्षेपण। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 49 को देखिए कि हमारी घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या है? आप सभी को मालूम होगा कि हमारे जो घरों में विद्युत की आपूर्ति होती है वो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, ना कि दिश धारा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। इसके बाद में क्वेश्चन 50 को देखिए कि जस्ता की परमाणु संख्या क्या होती है? याद रखिएगा, जस्ता का परमाणु जो सांकेतिक चिन्ह होता है वो Zn होता है और इसका परमाणु संख्या 30 होता है, जो कि ऑप्शन डी में है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। कई बार जस्ता के बदले में फेरम अर्थात Fe, जिसे हम लोग लोहा कहते हैं, और लोहा की परमाणु जो संख्या है वो 26 होती है।
अगला सवाल देख लीजिए कि धोबिया सोडा, जिसे हम लोग धोवन सोडा भी कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों याद रखिएगा, धोबिया सोडा या धोवन सोडा की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसमें रावकरण जलों की संख्या 10 होती है, तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब Na2CO3 × 10 H2O हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है। यहाँ पे प्रबल क्षारक आप सभी को बताना होगा, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे दुर्बल क्षारक है MgOH का होल ट्वाइस, NH4OH और COOH का होल ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड है, यहाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है। चार ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारक है। उसके बाद में कहता है हेमाटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो दोस्तों क्वेश्चन 53 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और स्टीडेराइट ये होता है फेरम अर्थात लोहा का अयस्क। जो मैग्नेटाइट होगा, स्टीडेराइट हो गया, पाइराइट हो गया। देखिए और उसके बाद में जिंक वर्सेड, जिंक ब्लेड ऐसा कुछ करके होता है, वो जिंक का होता है। कॉपर का क्यूप्राइट और क्यूप्राइट के साथ साथ एक दो और होते हैं, और एयुत को तो आप जानते ही होंगे। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा की जाती है। दोस्तों याद रखिएगा, सल्फाइड अयस्कों का जो सांद्रण है FN पल्लवन विधि के द्वारा की जाती है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 55 को देखिए कि अभिक्रिया कहता है 2Zn + O2 यानी जिंक को ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ZnO यानी जिंक ऑक्साइड बनाता है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों इसमें ऑक्सीजन का उपचयन होता है, इसलिए हम सभी इसे उपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 56 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 56 कहता है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है। याद रखिएगा, ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6 होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 57 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 57 कहता है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में डॉट डॉट होता है। दोस्तों क्वेश्चन 57 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन इसलिए करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है। अम्ल जल में धनायन ऋणायन इस प्रकार से आयन देता है। उसके बाद में क्वेश्चन 58 को देख लीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 58 क्या कहता है कि लिथियम के वाहकतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो लिथियम की वाहकतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। लिथियम यानी Li के वाहकतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है। उसके बाद में कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में शून्य वर्ग का तत्व है। तो यहाँ पे शून्य वर्ग का तत्व की बात करें तो याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन 59 का जो सही जवाब आपका होगा वो ऑप्शन सी होगा। हीलियम, रेडान, जेडान, नियान, क्रिप्टान, नियॉन ये सभी के सभी शून्य वर्ग का तत्व होते हैं। तो रेडान, जेडान, क्रिप्टान, नियॉन तो नहीं दिया गया है, लेकिन ऑप्शन सी में दिया गया He, जिसे हम सभी हीलियम के नाम से जानते हैं। यही होता है अक्रिय तत्व और शून्य वर्ग का तत्व भी यही होता है। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऋणात्मक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्वों की बात करें तो आपका पोटेशियम तो होगा नहीं, सोडियम तो होगा नहीं, आयोडीन तो होगा नहीं, लेकिन ऑप्शन ए में दिया गया F यानी फास्फोरस यही क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो कैथोड जो किरण होती है, कैथोड और एनोड, ये दोनों किरणों पे कौन सी गैस मुक्त होती है। तो इसमें होती है हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, हाइड्रोजन। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 62 को देखिए। दोस्तों क्वेश्चन 62 क्या कहता है कि हमारा शरीर का पीएच मान कितना होता है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में बहुत ही ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, मनुष्य के शरीर का पीएच जो परास होता है ये 7.0 से लेकर 7.8 पीएच परास के बीच में कार्य करता है। इसलिए क्वेश्चन 62 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 63 को देखिए कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा अम्ल है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ये चारों ऑप्शनों को देखकर आप सभी को बताना होगा कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो एक अम्ल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 63 का यहाँ पे देखेंगे तो Na2 सोडियम ऑक्साइड, तो ये तो अम्ल है नहीं। कॉपर ऑक्साइड ये भी आपका अम्ल नहीं है। CaOH का होल ट्वाइस, इसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जो चूना जल का आणविक सूत्र है, तो ये भी आपका अम्ल नहीं है। लेकिन डी में देखिएगा ना तो दिया गया H2SO4, जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा।
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 64 को देख लीजिए। ये दोस्तों क्वेश्चन 64 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित सूचक है। तो यहाँ पे संश्लेषित सूचकों की बात की जाएगी तो मेथिल ऑरेंज हो गया, फिनोल्फथेलिन हो गया, ये सभी के सभी संश्लेषित सूचक होते हैं। तो मैट्रिक के एग्जाम पेपर में कई बार मेथिल ऑरेंज के बदले में क्या दे दिया जाता है, तो अभी हम आप सभी को बताए हैं मेथिल ऑरेंज, और यहाँ पे एक और जो बताया है फिनोल्फथेलिन, यही आपका दो संश्लेषित सूचक होते हैं। तो मेथिल ऑरेंज यदि ऑप्शन में नहीं देगा तो आपको देगा फिनोल्फथेलिन। क्वेश्चन का सही जवाब दोनों हो जाएगा। और इसके बाद में कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को यदि जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बोनिक अम्ल बना देता है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 66 को देखिए कि कॉपर पाइराइट का रासायनिक संगठन है 7। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन 66 कुछ अजीब तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला को देखेंगे तो Cu से कॉपर FeS2 जो कॉपर पाइराइट जो कॉपर का ही अणुसूत्र होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। कॉपर का यह एक अयस्क है जिसका साधन फेन पल्लवन विधि के द्वारा की जाती है। अगला सवाल कहता है कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। आहा, कितना सिंपल क्वेश्चन है ना जी। हमको उम्मीद है इसका आंसर तो आप सभी जरूर बता सकते हैं। देखिए प्रकृति में जो मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु जो है उसे हम लोग सोना अर्थात गोल्ड कहते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा ना जी, सोना। इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 68 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिलता है कि जेडिन अर्थात जिंक, एयू अगस्टन, एयू, उसके बाद में Cu यानी कॉपर। तो सोना, चांदी, कॉपर और जिंक चारों ऑप्शनों में दिया जा चुका है। चारों ऑप्शनों को देकर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जेडिन अर्थात जिंक। चलिए उसके बाद में अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 69 कहता है कि किसी अधातु के वाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है। ये दोस्तों किसी भी अधातु के वाह्यतम कक्षा या वाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 4, 5, 6 और 7 हो सकती है। यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो 3, 4, 5 और 6 दिया गया है, तो ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि 3 के बाद में 4 नहीं होगा, 4 के बाद में 5 तो हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो इस प्रकार से किसी भी धातु के वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। अगला सवाल क्वेश्चन 70 को देखिए कि पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है। कई बार ऐसा होता है कि मैट्रिक एग्जाम पेपर में कहीं पे क्वेश्चन तो कहीं पे आंसर दे दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे छात्र एवं छात्राएं ऐसे चीज़ों को याद नहीं कर पाते हैं, ध्यान नहीं रख पाते हैं, जिससे 2-4 नंबर को उनको फ्री में जो मिलने वाला होता है वो नहीं मिल पाता है। तो देखिए यहाँ पे कहना दिया है कि पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है। अगला सवाल आपसे पूछ सकता है कि पीतल क्या है, तो आप कहेंगे सर मिश्र धातु है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हमसे ये पूछ दिया कि पीतल जो मिश्र धातु है ये कौन कौन से धातु को मिलाकर ये मिश्र धातु बन जाता है। तो क्वेश्चन 70 का सही जो ऑप्शन ए होगा। कॉपर और जिंक को जब एक साथ मिला देते हैं ना, यानी Cu प्लस Zn को एक साथ मिला देते हैं तो ये बनता है पीतल। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। पीतल किसका मिश्र धातु है, तो कॉपर और जिंक का, यानी Cu प्लस Zn का। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 71 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा समावयवी है। तो समावयवी की बात करेंगे क्वेश्चन 71 का, तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा। एथिल अल्कोहल एवं इथाई मेथिल ईथर ये दोनों के दोनों समावयवी है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 72 को देखिए। दोस्तों क्वेश्चन 72 कहता है कि CH3+O एकल बंधन C2H5 का IUPAC नेम क्या होता है। यहाँ पे यूपिक नेम आप सभी से पूछा गया है। तो क्वेश्चन 72 का जो बिल्कुल सही जवाब होगा ना वो मेथैक्सिन एथेन हो जाएगा। मेथक्सी एथेन ऑप्शन ए में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब मेथक्सी एथेन हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 73 को देख लीजिए। ये दोस्तों क्वेश्चन 73 कहता है कि लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है। जब लोहे अर्थात Fe की अभिक्रिया जब भाप से करा दी जाती है तो लोहा का कौन सा ऑक्साइड बन जाता है। तो क्वेश्चन 73 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा Fe3O4, जिसे हम सभी फेरस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 74 को देख लेते हैं। दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन 74 क्या कहता है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया है इसका सही जवाब 16 ही होगा, क्योंकि किसी परमाणु संख्या उसके आवर्त सारणी में तत्व की वर्गों की संख्या के बराबर होती है। इसीलिए कहा जाता है
कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की जो संख्या है और परमाणुओं की संख्या और उसके वर्गों की संख्या समान होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 तो वहीं पे वर्गों की संख्या 18 होती है। यदि कोई तत्व की परमाणु संख्या 16 है तो सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या भी 16 होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 75 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 75 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि जब कॉपर को आप किसी भी चीज़ से जब अभिक्रिया कराते हैं ना, कौन से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो देखिए आप Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फार्मूला होता है H2SO4 होता है। तो ये क्या बनता है Zn प्लस Zn यहाँ पे SO4 और यहाँ पे हो जाता है H2। तो यहाँ पे Zn सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ से तो अभिक्रिया कर रहा है और हाइड्रोजन के मिला देता है, लेकिन फेरस के साथ कीजिएगा तो भी हो जाएगा। चलिए कॉपर के साथ देखते हैं। तो कॉपर को यहाँ पे करेंगे Cu प्लस H2SO4, तो ये आपका कॉपर को ही विस्थापित कर देगा। यानी हम कह सकते हैं कि कॉपर एक ऐसा धातु है जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, Cu यानी कॉपर। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 76 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन 76 क्या कहता है कि एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% टीन है, तो इस मिश्र धातु का नाम आप क्या दे सकते हैं। क्वेश्चन 76 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी भी मिश्र धातु में यदि कॉपर की जनसंख्या 70% रहेगी और टीन की मात्रा 10% रहेगी तो उसे हम ब्रोंज कहेंगे, ना कि सोल्डर। पीतल तो कर ही नहीं सकते हैं, जर्मन सिल्वर भी नहीं कहेंगे, इसे हम ब्रोंज कहेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन 77 को देखिए कि जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है। दोस्तों याद रखिएगा, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, तो ये H2 गैस बनाता है। कैसे बनता है, तो देखिए जिंक को Zn कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग Na2CO3 भी कहते हैं। तो ये हो जाता है ZnCO3 और यहाँ पे हो जाता है H2, जिसे हम लोग हाइड्रोजन गैस कहते हैं। तो यहाँ पे जिंक सोडियम से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 78 को देख लीजिए। क्वेश्चन 78 क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु के उच्च ताप पर गर्म किए जाने से भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। यानी कौन ऐसा धातु है जो वायु के उच्च ताप पर भी गर्म किया जाएगा तो भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 78 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। Ag यानी सोना एक ऐसी धातु है जो वायु के उच्च ताप पर भी गर्म करेंगे तो भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं कर सकता है। अगला सवाल क्वेश्चन 79 को देख लीजिए। ये दोस्तों क्वेश्चन 79 क्या कहता है कि अयस्क में उपस्थित उपद्रव्य कहलाते हैं। तो अयस्क में जो उपस्थित उपद्रव्य होते हैं उसे ना ही हम लोग खनिज ना ही धातुमल कहते हैं, बल्कि उसे हम गैंग अधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। तो याद रखिएगा क्वेश्चन का सही जवाब गैंग होगा। गैंग यदि ऑप्शन में नहीं रहेगा तो अधात्री या मैट्रिक्स देखने को मिल सकता है। अगला सवाल इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 80 को, कि निम्नलिखित में से किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं। यानी वह कौन ऐसा गुण है जिससे धातुओं का तार आसान तरीके से बनाया जा सकता है। तो धातु के तार बनाने में उसके सबसे जो बड़े गुण रोल निभाते हैं वो तन्यता होती है, क्योंकि धातु के तन्यता के कारण ही उसे खींचकर लंबे तार बनाया जा सकता है। तो यदि उसका कठोरता, ऊष्मीय चालकता और आघात वर्धनीयता ये बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा बिहार बोर्ड के द्वारा जारी की गई साइंस का ऑफिशियली मॉडल पेपर का 41 से लेकर 80 तक के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का 100% सही इसका आंसर, जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। है दोस्तों, जितने भी छात्र एवं छात्राएँ 10वीं कक्षा का इंपोर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स यदि आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक कीजिए। आप हमारे द्वारा बनाए गए ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। साथ ही वेबसाइट questionforexam.com पे विजिट करके आप 10वीं कक्षा का बेहतर से बेहतर तैयारियां कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हम जल्द मिलेंगे 10वीं कक्षा का ऐसे ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप सभी छात्र छात्राओं को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।